आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। जैसा कि इसका नाम है साधारण ब्याज, उतना ही साधारण ये टॉपिक है और उतने ही साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा कि ब्याज किसे कहते हैं। साधारण ब्याज टॉपिक खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। उस वक्त मैं बताऊंगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फ़र्क है। बस एक छोटा सा फ़र्क है जो मैं उस वक्त आप लोगों को बता दूंगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों ही ब्याज हैं, ठीक है। यहाँ साधारण ब्याज की बात करेंगे और इसके बाद कंप्लीट होने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे, ठीक है। चलो हम बात करते हैं साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज है क्या? ब्याज होता क्या है, ठीक है। आप लोगों ने किराया शब्द सुना हुआ है। किराया, किराया क्या होता है? किराया, किराया क्या होता है? जैसे कि हम कोई कोई घर किराए पे ले लेते हैं। आजकल तो ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है, स्टूडेंट की भी, मजदूर वर्ग की भी, और उनकी भी जो दूर जॉब करते हैं वो किराए पर मकान लेते हैं। या फिर किराया हम उसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम ट्रैवल करते हैं गाड़ी से, बस से, रेल से, जैसे भी हम ऑटो से कैब बुक करते हैं किराया, तो हम उसका किराया देते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर कोई मकान अगर हमने किराए पे लिया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसी से जोड़ के मैं बताऊंगा कि ब्याज क्या होता है, कि ब्याज क्या होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से बताने पर आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि ब्याज होता क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने कोई कमरा किराए पे ले लिया, ठीक है। वो कहीं पढ़ने गया, कोई कोचिंग लेने के लिए गया, या किसी भी रीजन से वो गया है, उसने एक कमरा किराए पे ले लिया, ठीक है। मकान मालिक ने कहा कि इसका किराया है 3,000 रुपये, जो मुझे हर महीने चाहिए, ठीक है। चलो अच्छी बात है। इस बच्चे की कोचिंग पूरी होती है 1 साल में। इस बच्चे की कोचिंग पूरी होती है 1 साल में। 1 साल तक इस बच्चे ने ये कमरा इस्तेमाल किया। 1 साल तक इस बच्चे ने ये कमरा इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल किया है, खरीदा नहीं है। किराए पे लिया है, वापस भी देगा, ठीक है, 1 साल के लिए। अब हर महीने वो 3,000 रुपये दे रहा है, तो वो बच्चा 1 साल में कितने पैसे उसको वापस कर देगा? कितने पैसे उसको वापस कर देगा मकान मालिक को? 12 36, 36,000। क्या वो बच्चा उस मकान मालिक को सिर्फ 36,000 रुपये वापस करेगा? नहीं, वो साथ में क्या वापस करेगा? जिस कमरे को वो यूज कर रहा था उस कमरे को भी वो साथ में वापस करेगा। तो ये जो कमरा उसने दिया है वापस, ये तो वो चीज उसने वापस करी है जो उसने मकान मालिक से ली थी, ठीक है। उसके साथ 36,000 रुपये और वो वापस कर रहा है। ये कमरे का किराया है, ये भी वो उसको वापस देगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझने की क्या है, ठीक है, मैं वो भी बताऊंगा। पहले एक बार अगर इसको समझ लें तो उसे समझना तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसको अलग से समझना पड़े। अब यहाँ पर ये जो कमरा दिया था मकान मालिक ने, ये एक उसकी मूल प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मूल प्रॉपर्टी जो उसने दी थी, ठीक है। ये किराया था, ये टाइम पीरियड था, ठीक है। ये मूल प्रॉपर्टी थी, ये किराया था, ये टाइम पीरियड था, ठीक है। उसने कह दिया कि हर महीने मुझे 3,000 रुपये चाहिए है। वो हर महीने उसे 3,000 रुपये देता आया, हर महीने 3,000 रुपये देता आया। तो टोटल हो गए। अब हमने ये देखा कि टोटल लास्ट में मकान मालिक के पास क्या गया? उसका कमरा आ गया और 36,000 रुपये आ गए जो कि किराए के थे। अब इसको मैं अगर इसके साथ जोड़ूं,
यहाँ पर हमने यहाँ पर कमरा किराए पे लिया था। अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ तो यहाँ हम क्या लेते हैं, यहाँ लेते हैं हम पैसे, ठीक है, यहाँ लेते हैं हम पैसे, यहाँ लेते हैं हम पैसे, ठीक है। ये पैसे हमने किसी से उधार ले लिए जिसको हम यूज कर रहे हैं 1 साल तक, ठीक है। 1 साल के लिए हमने ये पैसे उधार ले लिए। मान लेते हैं कि ये है 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ हमने किराए पे कमरा लिया था, यहाँ हमने पैसे उधार लिए हैं, ठीक है, 10,000 रुपये। अब जिसने हमें पैसे दिए वो क्या कहता है, उसकी सोच ऐसी है, वो कहता है कि मेरे पैसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो, 1 साल बाद तुम मुझे मेरे 10,000 रुपये दे दोगे। 1 साल का टाइम पीरियड है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ। ठीक वही बात हो गई अगर हम इसको बोले कि हमें कमरा दे दीजिए, 1 साल बाद हम कमरा वापस कर देंगे, तो वो 1 साल का टाइम पीरियड था, इसका क्या फ़ायदा हुआ, कुछ भी नहीं। अगर ये हमसे किराया ले रहा है तो इसका फ़ायदा हो गया ये किराया, ठीक है। ऐसे ही इसने कहा कि 1 साल के लिए मेरे पैसे इस्तेमाल कर लो, लेकिन तुम्हें इसका किराया देना होगा। मेरे जो 10,000 रुपये हैं, मेरे 10,000 रुपये तुम्हारे पास रहेंगे 1 साल तक। जैसे कि 1 साल तक ये कमरा हमारे पास था, वैसे ही इसने कहा कि 1 साल तक मेरे 10,000 रुपये तुम्हारे पास रहेंगे, तो उसका मुझे किराया चाहिए। तो ये कह देता है कि मैं तुमसे इसके बदले 200 रुपये पर मंथ लूँगा, ठीक है। इसके बदले नहीं, मतलब कि है इसके साथ अगर तुम इसको यूज़ कर रहे हो, मेरे पैसों को इस्तेमाल कर रहे हो, तो मुझे लास्ट में अपने 10,000 तो चाहिए और पर मंथ मुझे इसका 200 रुपये किराया भी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ किराया ले रहे थे, तो जो ये 200 रुपये है, ये 200 रुपये यही है ब्याज। ये 200 रुपये क्या है, ब्याज है। लास्ट में हर मंथ हम 200 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये अगर हम दे रहे हैं, तो लास्ट में 1 साल में हम ये कितने पैसे देंगे उसको, 12 दूनी 2400 रुपये देंगे, और उसके जो 10,000 थे वो भी हम उसको वापस कर देंगे। तो हमने टोटल कितने रुपये वापस कर दिए, हमने वापस कर दिए 12,400 रुपये। 12,400 रुपये हमने उसको वापस कर दिए, ठीक है। यही है ब्याज। जब हम किसी के पैसों को इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें कहता है कि मेरे पैसों को इस्तेमाल कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे हर महीने या हर साल या हर 3 महीने या हर 4 महीने या हर 6 महीने बाद मुझे कुछ राशि देते रहना, जो कि मेरा जो धन था जो मैंने तुम्हें दिया है वो उसका किराया मेरे पास आता रहे, ठीक है। तो ये होता है ब्याज। अब अगर ऐसे भी समझ नहीं आया तो मैं एक और बात बता देता हूँ, जिससे बिल्कुल ही ये कहने का मतलब कि हमेशा के लिए याद ही रह जाएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उधार लेने के बाद भूल जाते हैं। उधार ले लिए, किसी से 1 लाख रुपए उधार ले लिए, ठीक है। अब मांगने वाला मांग रहा, भाई मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे, मेरे पैसे दे दे। उसको तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आज नहीं, कल नहीं, अगले महीने, अगले साल, ठीक है। क्योंकि जिसने पैसे लिए हैं उसके दिमाग में सिर्फ ये बात है कि मुझे उसको 1 लाख वापस देने हैं, आज दे दूँ या 1 साल बाद दे दूँ या 2 साल बाद दे दूँ, ठीक है। अगर इस पर ब्याज लग जाए, तो वो जितना ज़्यादा लेट करेगा उतने ज़्यादा पैसे उसको लौटाने पड़ेंगे। तो ये जो ब्याज होता है ये एक तरीके से उस पर प्रेशर भी होता है जिसने पैसे उधार लिए हैं, कि वो जितनी जल्दी पैसे वापस करेगा उतना ही कम उसको ब्याज देना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ है,
अगर वो 6 महीने में ही पैसे वापस कर देता 1 साल की जगह, तो वो 6 महीने में यहाँ 1200 तो ब्याज देता और 10,000 ये जो उसके थे ये वापस करता, तो वो टोटल वापस कर देता 11,200। 1 साल में वापस करे हैं 12,400। ठीक है, तो यही बात होती है ब्याज की। वास्तविकता तो ये है ब्याज की, ठीक है, लेकिन आजकल अप्लाई हो रहा है इस बात के ऊपर, हम ब्याज लगा देते हैं अपने पैसों का, ताकि देने वाले को ये रहे कि जितनी लेट वो हमें हमारे पैसे वापस करेगा उतने ही ज़्यादा उसको पैसे हमें देने पड़ेंगे, इसलिए भी हम ब्याज लगा देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे बढ़ने लग जाते हैं जो उसे वापस करने होते हैं। ठीक है, ये बात करेंगे चक्रवृद्धि का जो टॉपिक होगा उसमें। मेरे हिसाब से अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम ब्याज किसे कहते हैं। अब बात करेंगे मूलधन, मिश्र धन और दर और समय। ठीक है, और उनसे बनने वाले सारे फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होते हैं उनकी बात करेंगे। सभी फॉर्मूलों पर आज हम नजर डालेंगे। ठीक है, मूलधन किसे कहेंगे? जितने पैसे हमें उधार दिए गए हैं वो होता है मूलधन, वो होता है मूलधन। मूलधन इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। मैंने पी लिख दिया, ठीक है, मैंने पी लिख दिया। जिस दर पे दिया जाता है, दर का मतलब जैसे कि ये कहता है कि मुझे 200 रुपये चाहिए है हर महीने, इसका ये 200 रुपये कितना प्रतिशत है? इसका ये 200 रुपये कितना प्रतिशत है? 2% है। तो यहां पर दर कितनी हो गई? दर, दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट। ठीक है, तो यहां पर दर होगी 2%। दर वो होती है जो हम ब्याज, जो हम ये मूलधन पर निकालते हैं। 10,000 पर हमें 200 रुपये हर महीने देने पड़ रहे हैं, तो ये कितना प्रतिशत हो गया? हम निकाल लेंगे 10,000 पर 200 रुपये हमें देने पड़ रहे हैं, ये कितना प्रतिशत हो गया? ये हो गया 2%। तो यहाँ पर 10,000 पर 200 रुपये देने का मतलब कि 2% का हमने ब्याज लगा दिया, 2% की दर से हमने ब्याज लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर इस पर मैं लिख देता हूँ 10,000 है और दर कितना हो गया मेरे पास? 2%। ठीक है, यहां मैंने सीधा लिख दिया था, यहां मैं ये भी लिख सकता था कि 2% का ब्याज लगाया हुआ, 2% के दर के हिसाब से ब्याज लगाया हुआ। अब बात करते हैं समय की। समय को हम इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, टी लिख दिया। यहां था 1 साल का, तो मैं यहां लिख दूंगा 1 ईयर, और अगर मंथ की बात हो तो 12 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, वो सवाल में मेंशन होगा कि दर ईयरली लग रहा है या मंथली लग रहा है या हाफ ईयरली लग रहा है या क्वार्टरली लग रहा है। ठीक है, जैसे हम सवाल करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि अब वो कैसे अप्लाई करना है। अगर ईयरली लग रहा है तो वो साल में 1 बार लगेगा, मंथली लग रहा है तो वो साल में 12 बार लगेगा, हाफ ईयरली लग रहा है तो साल में वो 2 बार लगेगा। ठीक है, अगर क्वार्टरली लग रहा है तो वो साल में 4 बार लगेगा, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं साधारण ब्याज की। ब्याज क्या है? ठीक है, साधारण ब्याज, इसको मैं लिख सकता हूं SI, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अभी मैं ये बात भी बिल्कुल साधारण तरीके से आपको समझा देता हूं। मान लेते हैं कि हमने किसी से 100 रुपये लिए हैं, 100 रुपये लिए, और वह कहता है कि मुझे 3% दर के हिसाब से ब्याज चाहिए है हर महीने। ठीक है, 3%, तो इसका 3% हम निकाल लेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, 100 का 3% 3 ही होता है, तो वो हर महीने हमसे 3 रुपये
ले रहा है अपने 100 रुपये के ऊपर। मान लेते हैं कि उसने 5 महीने के लिए हमें पैसे उधार दिए, तो पहले मंथ में हमने 3 रुपये दिए ब्याज के तौर पे, दूसरे मंथ में भी 3, तीसरे मंथ में भी 3, ऐसे करके 5 मंथ तक हमने पैसे दिए हैं। तो टोटल हमने कितने पैसे दिए? 15। ठीक है, ये ब्याज के पैसे हैं और ये जो हमने लिया था उधार ये वो है। ठीक है, टोटल हमारे पास आ गया 115। ये रुपए हमने 5 महीने बाद वापस करने हैं। ठीक है, अब यहाँ ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? दर। अब समय जो था 5 महीने, अगर मैं इसको इसी के साथ यहाँ गुणा कर दूं, देखो एक ही बात है, इसको सोल्व करने के बाद 3 आया, फिर 5 से गुणा किया, या फिर मैं यही गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाता है सीधा का सीधा ब्याज, जो कि आया था 15। काटेंगे, मुझे मिल गया 15। यही एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 1000 के ऊपर। ठीक है, 1000 के ऊपर मान लो 1000 रुपये हमने उधार ले लिए किसी से। ठीक है, उधार ले लिए और वो कहता है कि 5% की दर से मैं तुमसे ब्याज लूंगा, 5% की दर से मैं तुमसे ब्याज लूंगा, और मैं तुम्हें दे रहा हूं 10 महीने के लिए। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? इसको सोल्व करेंगे तो 1 महीने का ब्याज आएगा, इसके साथ गुना कर देंगे तो 10 महीने का ब्याज हमें मिल जाएगा। सोल्व कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये ब्याज मिल गया। अब ये बात समझ आ गई तो अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा? ये क्या है? जो हमने पैसे उधार लिए थे जिसको बोलते हैं पी गुना, ये है दर। ठीक है, दर किस रेट से? 5% की दर से, गुना में ए बटे में जो 100 है इसको भी लिख लेंगे यहाँ। ठीक है, ये हो गई दर और गुना समय, गुना हो गया समय। ठीक है, अब ये जो है सारी चीजें गुना हो रही है तो मैं यहाँ एक सीधी लाइन खींच दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में PRT/100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। यहाँ से हमने साधारण ब्याज का फॉर्मूला बना लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फॉर्मूले से हम बाकी फॉर्मूले भी बनाएंगे। एक बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब हम ब्याज में हम SI में सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जोड़ते हैं, जैसे कि हमने ब्याज में यहाँ प्रिंसिपल जोड़ा था, हमें ये जो मिला है इसको बोलते हैं अमाउंट। हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्र धन। वो जो हम टोटल लास्ट में जो हम उधार लेने के बाद ब्याज और जो उधार ली गई राशि है उसको वापस करते हैं, वो होता है मिश्र धन। जैसे कि यहाँ पर मिश्र धन कितना है? 1 साल का जो हमने पैसा लिया था ब्याज समेत हमने वापस किया, तो ये हो गया मिश्र धन 12,400। यहाँ 6 महीने के लिए था 11,200, ये हमारा 6 महीने का मिश्र धन, ये हमारा 1 साल का मिश्र धन वो ब्याज में अगर हम वो अमाउंट जोड़कर वापस करें तो वो मिश्र धन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिश्र धन क्या होगा? ये 10 महीने का ब्याज है और हमें वो पैसे भी वापस करने जो हमने उधार लिए थे, तो टोटल हो गया 1500। ये हमारा मिश्र धन हो गया। अब हमारे पास ये 2 फॉर्मूले हैं, एक और ये। ठीक है, साधारण ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का अलग फॉर्मूला होता है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो मतलब अगला टॉपिक जब कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक शुरू होगा। अब यहाँ से आप देखना कि इन्हीं फॉर्मूले से मैं फॉर्मूले बनाऊंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखोगे तो आपको याद आएगा कि सर ने ये सब बताया था, और इन्हीं फॉर्मूलों से ही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगभग बनेगा। ठीक है, चलो मैं ये मिटा देता हूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाता है
तो टॉपिक में फिर कुछ भी इतना खास नहीं बचता जो हमें मुश्किल लगे। ठीक है, कंसेप्ट जो है 50% टॉपिक को कवर कर लेता है। चलो एस आई लिख देता हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, P गुना R गुना T बटे 100। ठीक है, अब जो मैं कराने जा रहा हूं ये बिल्कुल आसान चीज है, यहीं से सब कुछ बनेगा। देखो अगर मेरे पास ब्याज दे रखा है सवाल में, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, आर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आर को इस तरफ रख लेंगे, बाकी चीज को उधर भेज देंगे एस आई के पास। ठीक है, 100 ऊपर जाएगा इसके साथ गुना होगा और P और T यहाँ नीचे रह जाएंगे, P और T यहाँ नीचे रह जाएंगे। ठीक है, ये आ गया, यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं, रेट। अगर हमें टाइम निकालना है, टाइम, ठीक है, ये सब चीजें दे रखी है, ब्याज, प्रिंसिपल और रेट, कितने टाइम के लिए दिया गया था वो टाइम निकालना हो तो एस आई, ठीक है, गुना ये 100 उधर जाएगा, नीचे क्या रहेगा हमारे पास, नीचे रहेगा P गुना R। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें P निकालना हो, ठीक है, P निकालना हो तो एस आई गुना 100 बटे R गुना T। ठीक है, इन फॉर्मूलों में रख के हम ये सब चीजें निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हालांकि जब हम सवाल करेंगे तो मेरा ये होता है तरीका कि मैं सवालों को अक्सर ट्रिक से सोल्व कराता हूँ, ट्रिक से। ये बेसिक बातें हैं, ये भी किसी किसी सवाल में हमें काम आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम ट्रिक से सवालों को सोल्व करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है सीखनी। ठीक है, अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की, अमाउंट क्या होता है, जब हम इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को जोड़ दे तो हमें मिल जाता है अमाउंट। ठीक है, इसको भी ऐसे घुमा फिरा करके हम लिख सकते हैं एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें सिर्फ अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, हमें सिंपल, ये जो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि हमें ब्याज मिल जाएगा, साधारण ब्याज। और अगर हमारे पास हमें P निकालना है और अमाउंट दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें से अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा P। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी बात है वो मैं यहां करा देता हूं। ठीक है, वो क्या है, मेरे पास देखिए अमाउंट बराबर है एस आई प्लस P। ठीक है, मैं इसको P प्लस एस आई लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, लेकिन ऐसे लिखने में मुझे समझाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये है अमाउंट, P मैंने लिख दिया यहाँ, एस आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, P गुना R गुना T बटे 100, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, अमाउंट, अब यहाँ पर मैं P कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, 1 जमा R गुना T बटे 100। ठीक है, अब आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला होता है, अमाउंट P और 1 जमा ऐसे करके कुछ होता है ना। बस फर्क ये है कि यहाँ पर T अंदर है, वहाँ पर T बाहर होता है, टाइम जो होता है वो बाहर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट बराबर P और इसको एलसीएम ले तो 100 और यहाँ 100 प्लस R गुना T, ये हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, अगर हमारे पास प्रिंसिपल दे दिया, R दे दिया, T दे दिया, ठीक है, अमाउंट निकालना है तो हमें पहले ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है कि ब्याज निकाले फिर उसको प्रिंसिपल में जोड़े,
कि हम पहले ब्याज निकालें फिर इसको प्रिंसिपल में जोड़े तब हमें अमाउंट मिलेगा। हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखेंगे प्रिंसिपल की, रेट की, टाइम की और हम निकाल देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। ठीक है। अगर ये हो कि हमारे पास अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है। देखो अगर अमाउंट दे रखा हो, प्रिंसिपल निकालना हो, तो हम क्या करते हैं ऐसे में, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना हो, ये वाली बात आ गई। अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, तो हम इसमें से एसआई निकालेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन एसआई भी तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास प्रिंसिपल होगा, क्योंकि प्रिंसिपल के बगैर हम ब्याज नहीं निकाल सकते। तो ये फॉर्मूला वहां भी काम आएगा। मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, पी को इधर रख लेते हैं और ये अमाउंट और ये 100 यहाँ आके गुना होगा और बटे में क्या आएगा, 100 जमा आर गुना टी। इसी से बना है ये फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं उन सवालों में जहाँ पर एग्जामिनर सोचता है कि मैं सवाल कुछ घुमा के पूछ लूँ और बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बच्चों को पता है कि बगैर ही प्रिंसिपल के हम अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब बगैर प्रिंसिपल नहीं, बगैर ही ब्याज के, अगर हमारे पास प्रिंसिपल है तो बगैर ब्याज के हम अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास अमाउंट है तो बगैर ब्याज के हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब जो ये मैंने फॉर्मूले यहाँ लिख दिए, ये सारे फॉर्मूले, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है। साधारण ब्याज में इन फॉर्मूलों से अलग कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो इनसे सोल्व, मतलब कि ये फॉर्मूले ही हैं जो लगभग सभी सवालों में लगेंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जो इनकी सहायता के बिना हो सके। हो जाएगा अगर हम ट्रिक से करें तो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने लगभग सारे फॉर्मूले जो साधारण ब्याज में थे वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। साधारण ब्याज का कंसेप्ट, अवधारणा लगभग यहाँ कंप्लीट हो गई। अब देखेंगे कि कैसे सवाल हमारे सामने आते हैं। इस चैप्टर को भी मैं टाइप वाइज कराऊंगा और देखेंगे कि कौन सी ट्रिक किस सवाल में या किस टाइप में काम आएगी। जिस प्रकार मैंने पिछले 3 चैप्टर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट ये कराया है, ठीक वैसे ही इस चैप्टर को भी हम सोल्व करेंगे। ये हमारा चौथा चैप्टर है इस सीरीज में। मैं सभी सवालों को टाइप वाइज और ट्रिक से सोल्व करा रहा हूँ ताकि बच्चों का टाइम बच सके एग्ज़ाम में। सबसे ज़रूरी बात यही होती है, सवाल हम कर लेते हैं लेकिन कितने टाइम पीरियड के अंदर उस सवाल को सोल्व करेंगे, यही बात एग्ज़ाम में मायने रखती है। और मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठे तो पेन का इस्तेमाल उसे बहुत कम करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वो सवालों को बहुत कम टाइम में सोल्व कर सके। अब आने वाली वीडियोस में इस टॉपिक पे जो सवाल होंगे उनको मैं टाइप वाइज और ट्रिक वाइज आप लोगों के सामने लाता रहूँगा।